हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या बोल रहा है कि समान तो लंबाई है और समान ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और सामान्य पदार्थ के समांतर क्रम में चार प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध आपको दिया है 0.25 ओम। अब यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। तो पहले जो बात कर रहा है ना वो किस में कर रहा है, वो कर रहा है आपका समांतर क्रम में। तो अपन कह सकते हैं चारों के चारों प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो क्या इस तरीके से होंगे, तो आप कह सकते हैं समांतर क्रम में इसी तरीके से होते हैं। तो ये चार प्रतिरोध हैं जो चारों के चारों आपके समांतर क्रम में हैं। अब अपन कह सकते हैं कि पहले का मान R हो तो दूसरे का मान भी R होगा, क्योंकि R बराबर क्या होता है, रो L बाय A होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला है कि समान लंबाई है तो L सभी की समान है, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो A भी सभी का सेम है, और बोला है पदार्थ भी सेम है। तो मैं कह सकता हूँ चारों के चार प्रतिरोध का मान एक समान है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा। तुम कह सकते हो कि इस केस में ये आपका जो समांतर क्रम है यानी इसको पैरेलल बोल सकते हैं, जिसका तुल्य प्रतिरोध अपन जानते हैं कि R/4 आएगा, और इसमें अपन कह सकते हैं कि अपने को दिया क्या है 0.25। तुम इस केस में कह सकते हो कि R × 0.25 को जब अपन सोल्व करेंगे तो उस केस में आपका आंसर 1 ओम आएगा। ठीक है, तो R का मान 1 ओम आ गया। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इन सभी को किस में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया ऐसे, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया और इसी तरीके से ये तीसरा, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं चौथा। तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। तो तुम कह सकते हो कि इस केस में जो सीरीज है आपका यानी श्रेणी है उस केस में तुल्य प्रतिरोध का मान 4 × R होगा। R का मान आपने निकाल लिया 1 है, तो इस वजह से इसका जो कुल आंसर आएगा वो 4 ओम आएगा, यानी श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो 4 ओम होगा, और इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक 240 द्रव्यमान संख्या का कोई नाभिक है जो क्या होता है कि प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के 2 खंडों में टूटता है, जिसमें अखंडित और खंडित नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन आपको दी गई है ये वाली 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है कि इस प्रक्रम में प्राप्त बंधन ऊर्जा कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, अपने को क्या बोल रहा है कि जो एक कोई मान लीजिए एक्स नाभिक हो, इस नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या है वो 240 है, ये दो बराबर द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में टूटता है तो इसका भी मान 120 है, और ये एक तीसरा हो तो इसका मान भी 120 है। अब तुम समझदार हो, इस केस में क्या हुआ कि 240 से टूट के 120 और 120 हो गया। इस केस में अपने को क्या निकालना है कि बंधन ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है, कि बंधन ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है। बंधन ऊर्जा में वृद्धि आपसे पूछी गई है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप बंधन ऊर्जा किसकी लिख दें, प्रोडक्ट यानी उत्पाद की लिखते हैं, और उसमें से माइनस कर दें बंधन ऊर्जा रिएक्टेंट यानी अभिकारक की। यानी आपको कुल बंधन ऊर्जा किसकी निकालनी है, उत्पाद की, और उसको माइनस कर देना है अभिकारक की। तुमको यहाँ पे क्या बोला है कि उसने कहा है कि जो खंडित हैं उनकी जो ऊर्जा दी है प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा दी है वो 8.5 है, यानी 8.5 एक न्यूक्लियन की है, और ऐसे कितने हैं 240। इसी तरीके से ये भी 8 प्रति न्यूक्लियन है, और यहाँ पे 7.6 प्रति न्यूक्लियन है। सबसे पहले अपन बात करें उत्पाद की, तो इसमें कह सकते हैं कि 120 × 8.5 इस वाले की कुल बंधन ऊर्जा होगी, इसी तरीके से उसकी भी 120 × 8.5 इसकी बंधन ऊर्जा होगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। माइनस अपन कह सकते हैं कि 240 इंटू यहाँ पे बात करें तो 7.6 से गुणा करेंगे। अब थोड़े से समझदार बनो और इसमें कह सकते हो कि 120 और 120 कितने हो जाएंगे, 240 इंटू आप कह सकते हो 8.5 इसको लिख सकते हो, और वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 240 इंटू 7.6 था। इसमें से अब क्या कर सकते हैं, 240 कॉमन ले लो और यहाँ पे 8.5 में से माइनस कर दो 7.6, तो यहाँ पे कह सकते हो कि 240 इंटू 8.5 में से 7.6 जाएगा तो 0.9 बचेगा, और जब इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, बट ऐसे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो कोई नया क्वेश्चन ये नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चन नंबर 23 को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से पढ़ें कि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतना ही है जितना पी टाइप अर्धचालक में क्वार्टर यानी होल की सांद्रता है। ठीक है, सांद्रता दोनों की सेम दे दी, तो अपन कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही अपन होल कह सकते हैं।
दोनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया गया, तो दोनों में धाराओं के अनुपात की तुलना कीजिए। आपको पूछा है कि एन टाइप और पी टाइप में सांद्रता होल और इलेक्ट्रॉन की सेम है, तब आपको बताना है कि धारा का मान किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। तो एक सिंपल सा अपन फॉर्मूला जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है। आई बराबर अपन देखते हैं एन ई ए वी डी होता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो तुम कह सकते हो एन ई ए, और वी डी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू इंटू ई। म्यू इंटू ई में ये मोबिलिटी होती है जिसको अपन चालकता कहते हैं। तो ये वाली अपन मोबिलिटी अपन जानते हैं कि किसकी ज़्यादा होती है। तो ये मोबिलिटी आपकी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, होल या क्वार्टर के कंपेयर में। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आई जो समानुपाती होगा वो म्यू के होगा, और यहाँ से आप कह सकते हो भाई ये इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, तो इस वजह से धारा जो होगी वो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन वाला केस कौन सा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन वाला आपका एन टाइप होगा और होल वाला आपका पी टाइप होगा। तो एन टाइप में धारा पी टाइप से ज़्यादा धारा होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर अपना हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक वर्णी यानी एक ही मोनोक्रोमेटिक जो है उसका जो आपको लैम्डा दिया गया है, लैम्डा दिया गया है 600 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 मीटर, ये आपको लैम्डा दिया है। तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या क्या होगी जब 3.3 × 10⁻³ वोल्ट शक्ति उत्सर्जित करता है, और एच का मान भी आपको दिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि पावर जो होती है यानी शक्ति जो होती है वो क्या होती है, ऊर्जा बटा क्या होती है, ऊर्जा बटा समय होती है, यानी E/T होता है। अब देखो E/T को अपन कह सकते हैं क्या लिखें, E जानते हैं, देखिए एक फोटोन की ऊर्जा अपन hc/λ कहते हैं, तो ऐसे फोटोन अपन कह सकते हैं कि n होंगे, तो मैं कह सकता हूँ n hc/λ, और एक ये T आ गया। चलिए इनके मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पावर यानी शक्ति की बात करें तो 3.3 × 10⁻³ होगा। बात करें n, तो n तो निकालना ही है। h का वैल्यू इसने दे रखा है कि 6.6 × 10⁻34 है, और अपन कह सकते हैं यहाँ पे c का वैल्यू, यानी अपन कह सकते हैं जो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और यहाँ पे बोला था प्रति सेकंड, तो t का मान 1 सेकंड होगा। लैम्डा का मान यहाँ पे रख सकते हो कितना, 600 × 10⁻⁹। अब इसको सोल्व करते हैं, तो अपन सोल्व करने जाएंगे तो 3.3 में 3.3 का 6.6 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि 3 बटा ये 600 आपका होगा 600 बटा 300, तो इसको अपन सॉल्व करके कह सकते हैं 200। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया आपका 100। अब यहाँ पे घातों की बात करेंगे तो अपन कह सकते हैं इधर आपकी 10⁻³ है, और यहाँ पे n है, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ऊपर 10 कितना बचा है 34 में से 10 प्लस का 8 गया, तो आपका आंसर होगा ये 26 बचा। लेकिन इसमें अपन नीचे गए तो ये क्या कह सकते हैं 10⁻⁷ होगा। जब इसको सॉल्व करें तो अपन कह सकते हैं कि n × 10⁻³ × 10⁻⁷, और इधर आके ये आपका 10 कितना हो जाएगा माइनस, इधर आके प्लस का 26 हो जाएगा, और प्लस के 26 में से माइनस का 10 चला गया, तो n बराबर आप कह सकते हैं 10 यहाँ पे 16 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी फोटोन की संख्या है। तो ऐसा ऑप्शन अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया गया है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें। 25 एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है जो क्लास नोट्स में आपको डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है। क्या बोला है कि कैपिटल आर त्रिज्या की मोटी धारावाहिक कैबिल में, यानी एक तार है उसमें आई फ्लो हो रही है और जिसमें अनुप्रस्थ काट समान रूप से वितरित है, तो उस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन आर के साथ किस तरीके से होगा। तो ये अपन जानते हैं कि भाई इस तरीके से 3 बातें अपन जरूर लिखते हैं कि बी अंदर क्या होगा, और एक अपन कहते हैं कि बी सतह यानी सरफेस पे क्या होगा। एक बात अपन ये भी लिखते हैं कि बी बाहर क्या होगा। ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से बताए जाते हैं। अब देखिए अपन कहेंगे अंदर क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला सब जानते हैं आप कि फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन कह सकते हो 2 पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। तो तुम कह सकते हो कि बी जो अंदर आ रहा है वो तो समानुपाती किसके होगा, क्योंकि कैपिटल आर नियत है, बाकी सब नियत है, लेकिन स्मॉल आर एक वेरी करेगा। तो अपन कह सकते हैं जब अंदर की तरफ अपन इसके जो
एक्स है उससे आगे की तरफ जाते हैं तो आर बढ़ने के साथ साथ बी भी बढ़ता है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा जैसा ग्राफ बनेगा। तो पहले सरल रेखा होगा, उसके बाद अपन सतह की बात करें तो सतह पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और आपको बताया जाता है ये अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है। इसी के बाद अपन बाहर की तरफ बात करें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल आर होता है। तो मैं कह सकता हूँ बी जो बाहर होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा आर के। तो इस केस में अपन कह सकते हैं ये तो अति परवलय का रिलेशन होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले सरल रेखा बनेगा अंदर की ओर। तो ये भाई अंदर है और ये बाहर है, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें ये सरल रेखा और ये आपका आयतीय अति परवलय है। तो इस वजह से यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें तो आपका क्या है, सरल रेखा है अकेले, और इसमें आपका पैराबोला है अकेले, और इसमें भी पैराबोला है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होंगे, चौथा ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, कह रहे हैं कि कैपिटल एम द्रव्यमान और डी घनत्व है, यानी उस जो बोल दी है उसका जो घनत्व आपको दिया है वो डी है, का वेग ग्लिसरीन से भरे बर्तन में डालने पर कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो जाता है, यानी उसने सीमांत वेग प्राप्त कर लिया होगा, और ग्लिसरीन का घनत्व है D/2 हो, तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल क्या होगा। देखिए, जब ये वस्तु इस लिक्विड यानी इस द्रव में होगी तो आप कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक जो बल लगेगा उसको अपन श्यान बल यानी विस्कस फोर्स यानी Fv लिख सकते हैं। और तुम कह सकते हो कि इस वस्तु पे नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण mg भी लगेगा, और इस लिक्विड की वजह से एक ऊपर की तरफ आप कह सकते हो उत्प्लावक बल Fb भी लगेगा। ये अपन सब जानते हैं, श्यान बल लगेगा, उत्प्लावक बल लगेगा। श्यान बल और उत्प्लावक बल अपन जानते हैं इनकी दिशा इसी तरीके से होगी, और mg की दिशा नीचे की ओर होगी। और यहाँ पे कह रहा है कि वेग अचर हो गया, तो वेग जब अचर होगा तो अपन कह सकते हैं कि v जब नियत होगा तो अपन कह सकते हैं a0 होगा। a0 होने का मतलब कह सकते हैं कि f नेट का वैल्यू 0 होगा। तो अपन कह सकते हैं भाई इस पे जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स नीचे होगा, तो अपन कह सकते हैं इसका मान आएगा Fv प्लस Fb इक्वल्स टू mg। आपको Fv का मान तो निकालना है, b का मान आराम से रख सकते हो, क्योंकि अपन जानते हैं जो उत्प्लावक बल होता है वो क्या होता है, रो यहाँ पे अपन लिखते हैं द्रव का, v वो लिखते हैं जो द्रव के अंदर होता है इंटू जी। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, रो अपन उस द्रव का लिखते हैं जिसमें यह वस्तु डूबी है, v उतना सा लिखते हैं जितना इसमें आयतन जो वस्तु का है डूबा है। तो इस केस में तो संपूर्ण आयतन डूबा हुआ है, तो v का v लिख देंगे इंटू जी लिख देंगे। अब तुम यहाँ पे कह सकते हो कि द्रव का जो ग्लिसरीन का घनत्व है वो d/2 है, और आयतन इस बॉल का v है इंटू जी, इस तरीके से लिख सकते हैं। mg देखिए, mg आप कह सकते हैं कि इसके संपूर्ण आयतन को अपन m के फॉर्म में लिखें तो अपन कह सकते हैं कि वस्तु का घनत्व आपको दिया गया है इस केस में d, और इसका आयतन v इंटू जी। ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ से जब अपन इसको हल करें तो Fv का मान आप कह सकते हो कि dVg में से dVg डिवाइड बाई 2 जाए तो आंसर बचेगा dVg डिवाइड बाई 2। लेकिन आंसर mg में दिया है तो d इंटू वी क्या है, आपका द्रव्यमान ही है, तो द्रव्यमान आप कह सकते हो m इंटू जी डिवाइड बाई 2 इसका सही उत्तर होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बोला है कि एक प्रिज्म से निर्गत कोण का मान ज्ञात कीजिए यदि कांच का अपवर्तनांक √3 हो। सिंपल सा बात है, रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। तो आप कह सकते हो भाई ये वाली जो यहाँ पे किरण आपतित हुई है वो क्या हुई है कि 90 डिग्री पे आपतित हुई है। तो आप कह सकते हो कि इस केस में ये ऐसे अभी लंबवत आपतित हुई है तो ऐसे के ऐसे निकल जाएगी। तो इस केस में तो अपन कह सकते हैं ये 90 है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, ये तो अपने समझ में आता है। इस केस में देखिए, उसके बाद अपन कहेंगे यहाँ पे क्या बना लेते हैं, नॉर्मल यानी अभिलंब बनाते हैं। तो अपन कहेंगे अभिलंब ऐसे बनाते हैं। तो आप जानते हो कि जब कोई भी जो किरण है वो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर की तरफ हट जाती है। तो आप कह सकते हो कि इस केस में ये दूर की तरफ हटेगी तो क्या इस तरीके से थोड़ा सा इसमें झुकाव और बढ़ेगा। और इस केस में कह सकते हैं कि इस कोण का मान आपको पूछा गया है जिसको अपन थीटा मान लेते हैं। थीटा अपन कह सकते हैं यहाँ से मान लिया। तो अब ये अभिलंब से ये थीटा है तो आपका टारगेट रह जाता है कि ये कोण अच्छे से फाइंड करो। तो ये कोण बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखोगे तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हो ये 60 है ये 90 है, सबका
जो योग होता है वो आपका कितना होता है 180 डिग्री। तो 60 और 90 आपके 150 हो चुके हैं, तो इस कोण का मान 30 डिग्री होगा। ये आप सभी को समझ में आया होगा। अब देख सकते हो कि यहाँ के माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक अपन इक्वेशन लगा सकते हैं कि इस माध्यम पहले वाले माध्यम को N1 बोल रहा हूँ, और इसमें जो कोण है वो आप कह सकते हैं कि कोण I है, और आप कह सकते हैं दूसरे का माध्यम का अपवर्तनांक N2 है और उसका कोण R मान लेते हैं sin R। N1 का मान बताओगे तुम, तो N1 का मान अपन कह सकते हैं यहाँ पे √3 है, N1 का मान √3 है, sin I की जगह तुम कह सकते हो 30 डिग्री है। N2 का मान अपन कह सकते हैं ये वायु या हवा होगी, तो उसका अपवर्तनांक 1 ले लेंगे। sin R का मान आपको निकालना है, तो आप कह सकते हो इस केस में sin R का मान आएगा √3 और sin 30 का वैल्यू 1/2। तो तुम कह सकते हो कि sin R का मान जो आया वो आया √3 डिवाइड बाई 2, तो R का मान कह सकते हो 60 डिग्री होगा, यानी इसमें जो निर्गत कोण होगा उसका मान 60 डिग्री होगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा इक्वेशन लगाई, आंसर फाइंड किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि दिए गए प्रत्यावर्ती वोल्टता V का जो इक्वेशन दे रखा है वो ये दे रखा है V बराबर V0 sin ω-t। C धारिता का एक संधारित्र इससे जुड़ा है, तो आपको बताना है कि संधारित्र के बीच विस्थापन धारा का मान क्या होगा। तो इस केस में अपन कहते हैं भाई विस्थापन धारा I का मान अपन निकालना चाहें तो अपन कह सकते हैं Q बराबर क्या होता है, संधारित्र में जानते हैं Q बराबर CV होता है। अपने को निकालना है I का मान, तो I बराबर तो सब जानते हैं dQ/dt होता है, dQ/dt होता है, और आप कह सकते हो d/dt में Q की जगह क्या पुट कर सकते हो CV। इस केस में I का मान अपना क्या आ जाता है, सुने I का मान देखियो dQ/dt से इस C और V में आप कह सकते हो C नियत होगा तो dV/dt आ जाएगा। यानी अपने को कुछ नहीं करना, I का मान अपने को निकालना है, तो C को C रहने दो, dV/dt मतलब जो गिवन फंक्शन या फलन है उसका आप अवकलन कर दो, तो आप कहोगे V0 तो नियत है, साइन का अवकलन कोस होगा, और इसके अंदर वाला ω/t एज इट इज रख देंगे। फिर इस ω/t की बारी आएगी, और इस ω/t का जब अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चैन रूल यानी श्रृंखला का नियम लगेगा। कैसे लगेगा, अपन कहेंगे C था, V0 यहाँ पे नियत था, बाहर रख लिया, साइन का कोस हो जाता है, फिर अंदर वाले की बारी आती है, और अंदर वाले में ω/t का अपन अवकलन करके गुणा कर देंगे तो ω होगा। या फिर आप कह सकते हो, सीधा ध्यान रख सकते हो इस तरीके से कि साइन kx का जब अवकलन करोगे तो साइन का तो कोस kx हो जाएगा, और जो x का गुणांक है k उससे अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, तो I बराबर तुम कह सकते हो यहाँ से C ω इंटू V0 और cos ω/t इसका सही आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन देख लेते हैं भाई कैसा होगा। तो ये V0 ω/c और cos ω/t यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 28 नंबर क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, तो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, यदि बल यानी बल F है, त्वरण A है, समय T है, को मुख्य भौतिक राशियां मान लिया जाए तो ऊर्जा की विमा ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन नीट में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो एक बार इसने और रिपीट कर दिया। तो अपन कह सकते हैं 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं नीट ने, इस बार भी इसने पूछा। एक ही यूनिक मेथड होता है कि अपन इस तरीके से करने इसको जाते हैं कि भाई ऊर्जा का अपने को इसका विमा निकालना है, लेकिन ऊर्जा जो डिपेंड करेगी वो मूलभूत जो इकाइयाँ मानी गई हैं, मूलभूत जो राशियाँ मानी गई हैं वो F मानी गई हैं, तो इसका पावर x मान लेते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे त्वरण A माने उसका घात y मान लें, और उसके बाद समय t माना है तो उसका घात z मान लें। अब अपना टारगेट है x, y और z का मान निकालना। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले E का विमा लिख लो। E का विमा सब जानते हैं कि mL2T-2 होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से फोर्स का विमा यानी बल का विमा mLT-2 होगा, उसका घात x होगा। इसी तरीके से तुम कह सकते हो A यहाँ पे त्वरण है जिसका विमा LT-2 होता है, उसका घात y हो गया, और इसी तरीके से समय है उसका घात z हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, फिक्स मेथड होता है कि घातों की तुलना करो। तो अपन कहेंगे यहाँ पे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करो। तो घातों की तुलना करने पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे m की घात कितनी है, m की घात यहाँ पे 1 है। सबसे पहले m की घात कंपेयर करेंगे, उसके बाद अपन l की घात कंपेयर करेंगे, उसके बाद t की घात करेंगे। तो m की घात 1, और यहाँ पे कह सकते हैं m का घात है वो
1 इंटू एक्स, ये 1 था, इसको गुणा करेंगे x से तो x हो गया। यहाँ पे m की कोई घात नहीं है, यहाँ पे भी m की, देखो यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से x का मान 1 आएगा। तो x का मान तो सभी में 1 दिया हुआ है, तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा l का घात। तो l का घात यहाँ पे निकालने जाओगे तो l का घात यहाँ पे 2 है। यहाँ पे तुम कह सकते हो l का घात x है, यहाँ पे कह सकते हो l का घात y है, और इधर l का कोई घात नहीं है क्योंकि l का पावर 0 है। फिर 0 से z को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 2 हो गया। x का मान पहले वाले इक्वेशन में निकाल चुके हैं जो 1 आया था, तो यहाँ से कह सकते हैं y का मान भी 1 आएगा। तो इस तरीके से x का मान 1 है, y का मान भी 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और z का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक इक्वेशन और बना लो, t की घात कंपेयर करो। तो t की घात आप कह सकते हो यहाँ पे माइनस का 2 होगा, यहाँ पे आपका माइनस का 2x होगा, यहाँ पे आप कह सकते हो माइनस का 2y होगा, और यहाँ पे आपका z होगा। अब इसको सॉल्व करो तो -2 आप कह सकते हो, -2 इंटू एक्स का मान 1 आया था, इसी तरीके से y का मान भी 1 आया था, इनके मान रख दो, प्लस z, यहाँ पे कह सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, z का मान आपका आ जाएगा 2। देखो इस केस में अपन बात करें x की घात 1 सभी का है तो इससे कोई ऑप्शन नहीं हो रहा। इसके बाद a का घात 1 था तो इस वजह से ये ऑप्शन चला गया, लेकिन a की घात भी 1 बहुत सारे ऑप्शन में था। तो t का घात 2 अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 अपना सही उत्तर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। कह रहा है कि एक विभव मापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल 36 सेंटीमीटर तार की लंबाई पर संतुलित बिंदु देती है। यानी अपन विभव मापी प्रयोग जानते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं कि एक अननोन बैटरी जोड़ते हैं जिसका संतुलन बिंदु अपन चेक करने गए तो वो आपको मिलता है 36 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। इसी तरीके से अब क्या करते हैं कि 1.5 की जो बैटरी थी उसको हटा के अपन 2.5 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की दूसरी बैटरी अपन यहाँ पर लगा देते हैं या सेल लगा देते हैं। तो आपको बताना है कि तार के किस लंबाई पर संतुलित बिंदु आपको प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तुम यहाँ पे कह सकते हो कि E जो होगा वो समानुपाती किसके होता है, E समानुपाती L होता है, यहाँ पे ये अपन जानते हैं। और यहाँ से तुम कह सकते हो इसको लिखा जा सकता है E1 बटा E2, E1 बटा E2 बराबर लिख सकते हो L1 बटा L2। E1 का मान सभी बता सकते हैं कि 1.5 है, तो उसके रिगार्डिंग जो लंबाई है वो आपकी 36 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से आप कह सकते हो E2 आपका 2.5 है, लेकिन इसके रिगार्डिंग लंबाई आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो तुम कह सकते हो कि L2 का मान यहाँ से क्या आएगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि 2.5 है और ये है पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, इसको अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, ये 5 होगा। तो तुम कह सकते हो L2 का जो मान आ रहा है वो 36 इंटू 5 बटा 3 होगा। 3 से इसको डिवाइड करोगे 12 होगा, 12 इंटू 5 60 होगा। तो L2 का मान 60 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 को अपन ने विभव मापी में जो अपन कॉन्सेप्ट यूज करते थे E समानुपाती L, उससे इसको कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या बोला है कि एक स्प्रिंग है जिसको 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है। अब क्या करते हैं कि उससे 2 kg द्रव्यमान को लटकाया जाता है, तो बताना है उस दोलन का आवर्तकाल कितना होगा। पहले आपको दे रखा है कि 10 न्यूटन बल लगाने पे उसमें जो खिंचाव है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे अपन k का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, F इक्वल्स टू कह सकते हो k इंटू एक्स। F का वैल्यू आपको दिया गया है 10 न्यूटन, k का वैल्यू आप फाइंड करोगे, x का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर दोगे 100 से। तो यहाँ से अपना जो k का वैल्यू आएगा ना, वो k का वैल्यू आ जाएगा 200। तो k का वैल्यू 200 आ गया। अपने को चाहिए आवर्तकाल का मान, तो t बराबर अपन जानते हैं आवर्तकाल होता है t बराबर 2 पाई m अपॉन k। अब अपन m का मान यहाँ पे दे रखा है कि कितने kg का द्रव्यमान यहाँ से लटकाया गया है, तो अपन कह सकते हैं 2 kg, और डिवाइड बाई k का वैल्यू आ गया 200। तो आंसर आ गया t बराबर 2 पाई 1 अपॉन, यहाँ पे कह सकते हैं 1 अपॉन 100, तो कह सकते हैं 2 पाई बटा 100 बार आएंगे 10, तो ये आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में इसको आगे सोल्व कर रखा है, तो t बराबर अपन कह सकते हैं 2 का 2 होगा, पाई का वैल्यू 3.14 होगा बटा 10 होगा। ये कह सकते हैं 3.14 को 2 से गुणा करोगे तो 6.28 आएगा, और उसमें भाग लगाएंगे 10 का, तो अपन कह सकते हैं 0.628 सेकेंड आपका सही आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या बोला है कि x दिशा में संचरित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा क्रमशः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की सही संभव दिशाओं को प्रदर्शित करता है। अपन ये जानते हैं कि अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ऐसे हो, यानी E की दिशा ऐसे हो, तब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और उसके संचरण की दिशा ऐसे होती है।
अपन इसमें कह सकते हैं कि जो ई और बी होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ई वेक्टर लंबवत होगा बी वेक्टर के, और जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर 0 होता है। अब आप ऑप्शन चेक करके देख लो कि किस में डॉट प्रोडक्ट 0 है, वही आपका सही आंसर होगा। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। डॉट प्रोडक्ट सिंपल होता है, जे को जे से कर दो, के को के से कर दो। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं -1 और -1 कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। और k1 के कैप और के कैप को करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे भी +1 होगा, जिसका आंसर आया 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में भी बात करें तो अपन कहेंगे जे को जे से करेंगे 1 आएगा, के कैप को के कैप से करेंगे 1 आएगा, इसका आंसर भी 2 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ें तो अपन तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तीसरे ऑप्शन को अपन कह सकते हैं कि -j कैप करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो यहाँ पे -1, तो ये 0 हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं ये अपना सही ऑप्शन है। चलो फोर्थ को और चेक कर लेते हैं। इस केस में अपन कह सकते हैं कि जे को -j से करेंगे -1 होगा, और वो भी -1 होगा, तो आंसर -2 होगा, जो 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यानी सीधा आपको इसमें क्रॉस चेक करना था कि भाई जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए वो एक दूसरे के लंबवत होंगे, क्योंकि अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं इस विद्युत चुंबकीय तरंग में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन था अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखें। कह रहा है कि एक कप कॉफ़ी है जो टी मिनट में 90 से 80 हो जाती है, और ये जो कमरे का जो ताप दे रखा है वो 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। फिर क्या करता है कि आगे उसी कमरे में समान तरह से कप में कॉफ़ी 80 से 60 तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा। तो अपन एक न्यूटन के शीतलन का नियम अपन जानते हैं, उसमें जो अपन इक्वेशन लिखते हैं वो होता है T1 - T2 बटा लगा समय बराबर अपन कह सकते हैं कि T1 + T2 बटा 2 - T0, ये समीकरण होती है। और इस समीकरण की हेल्प से अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो T1 का मान आप कह सकते हो 90 हुआ, T2 का मान 80 हुआ, और उसमें लगा समय T मिनट था, बराबर कह सकते हैं कि T1 कितना है, 90 है, T2 आपका 80 है, और बटा 2 - T0, और T0 का मान आप रख सकते हो इसमें 20 दिए। चलिए इस समीकरण को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 90 - 80 आपका 10 होगा, बटा T हो जाएगा, और यहाँ पे कह सकते हैं के को के रख दो, और 90 + 80 आप कह सकते हो 170, 170 बटा 2 आप कह सकते हो कितना होगा 85, और 85 में से 20 गए तो ये आपका 65 होगा। इससे अपन कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। ठीक है जी, आगे चलते हैं और इसको दूसरा इक्वेशन अपन और लिखते हैं जो 80 से 60 का है। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि 80 - 60 डिवाइड बाय लगा समय अपने को फाइंड करना है, तो इसको मैं T' मान लेता हूँ, और के यहाँ पे कह सकते हो कि 80 + 60 बटा 2 माइनस आपका T0 20 आ जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 20 बटा आप कह सकते हो T' होगा, और यहाँ पे के होगा, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 80 + 60 डिवाइड बाई 2 यानी 140 बटा 2, 70 में से 20 गए तो यहाँ पे बचे 50। ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। अब आपको फाइंड क्या करना है T' का मान। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दें। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगाओगे तो आप कह सकते हो, देखो ऊपर 10 है, ये ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 10 बटा T बटा हम लिख सकते हैं 20 बटा T', और इधर जब सॉल्व करोगे के से की कैंसिल आउट हो जाएगा, और 65 बटा 50 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि बार बार वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 10 × T' हो जाएगा, और नीचे 20 × T हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं ये 10 होगा तो ये 13 होगा, तो यहाँ पे आ गया 13 बटा 10। इसको सॉल्व और कर लो थोड़ा सा, तो आप कह सकते हो ये 2 होगा। तो अपन कह सकते हैं T' का मान यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करें तो अपन ये 2 से कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। तो T' इक्वल्स टू आएगा 13 बटा 5 × T, यानी ऐसा ऑप्शन अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, 13 बटा 5 × T। तो इस तरीके से इसका आंसर भी अपन ने फाइंड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखें क्या बोला है कि नगण्य कार्यफलन के प्रकाश सुघराई सतह पर लैम्डा तरंग दैर्घ्य की एक विद्युत चुम्बकीय तरंग आपतित होती है। यदि सतह से उत्सर्जित m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा डी हो, तब आपको लैम्डा और लैम्डा डी में संबंध आपको बताना है। अपन एक समीकरण जानते हैं जो आइंस्टीन का समीकरण होता है। उस समीकरण के अनुसार अपन कह सकते हैं कि जो टोटल ऊर्जा E होती है वो 2 कार्य में यूज होती है, एक उसके कार्यफलन में, एक उसकी काइनेटिक एनर्जी में।
अब आप कह सकते हो कि ई का वैल्यू तो होता है एच सी बाई लैम्डा, और कार्यफलन इस क्वेश्चन में नगण्य दिया है, यानी कार्यफलन का मान 0 रख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का मान आप किसके रूप में फाइंड करना चाहते हो, तो ये अब मैंने थोड़ा सा मिस किया यहाँ पे कि एच सी बाई लैम्डा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एच सी बाई लैम्डा आएगा। तो एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पे कार्यफलन 0 है। काइनेटिक का फॉर्मूला देखो, काइनेटिक का फॉर्मूला अपने को किसके रूप में लिखना है, लैम्डा की फॉर्म में लिखना है। तो अपन जानते हैं कि जो लैम्डा होता है वो क्या होता है कि एच अपॉन 2m, और ये काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। अपने को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए लैम्डा के रूप में। तो आप दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन एच, लैम्डा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एच का होल स्क्वायर अपॉन इसका रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो 2m, और ये काइनेटिक एनर्जी। तुम कह सकते हो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ रहा है एच स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पे लैम्डा का होल स्क्वायर। लेकिन देखें ये लैम्डा जो है ना वो क्या है कि ये वाला है, उत्सर्जित m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा डी है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ कि लैम्डा डी लिखूंगा तो कॉन्ट्राडिक्शन इसमें नहीं होगा, तो इसको अपन लैम्डा डी लिख देते हैं। ये लैम्डा डी हो गया, तो इस तरीके से ये लैम्डा डी हो गया। और यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो कि एच स्क्वायर बटा 2m और लैम्डा डी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि एक एच से एक एच यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। अब इनको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप कह सकते हो यहाँ से लैम्डा इंटू एच आया, और यहाँ से 2mc और लैम्डा डी का होल स्क्वायर आया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आप कह सकते हो कि लैम्डा बराबर आंसर आएगा 2mc बटा एच, और बाहर अपन लिख सकते हैं लैम्डा डी का होल स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन देख लो ध्यान से कि लैम्डा बराबर 2mc बाई एच और लैम्डा डी का होल स्क्वायर। तो ऐसा अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, यानी 34 में 4th आंसर आपका करेक्ट जाएगा। तो इस तरीके से ये भी अपन ने कंप्लीट किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि एक टरबाइन को चलाने के लिए 5 kg पर सेकंड की दर से 60 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है, यानी अपन कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 15 kg पानी उस टरबाइन पे गिरता है, और उस जो ऊंचाई से पानी गिरता है वो 60 मीटर आपको दी गई है। बोला है कि घर्षण के कारण जो प्रारंभिक जो ऊर्जा थी, यानी उस ऊंचाई पे जो ऊर्जा थी उसके 10% की हानि हो जाती है, यानी 90% एनर्जी उसमें सही चाहिए हो जाती है। तब आपको बताना है कि टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो शक्ति होती है वो अपन कह सकते हैं कि कार्य करने की दर है, या अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा स्थानांतरण की दर ही आपकी शक्ति कहलाती है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे शक्ति जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। अपन जानते हैं कि एच ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है वो mgh होती है, और यहाँ पे लगा समय t है। चलिए अपन कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये m/t आपको दिया गया है। 15 kg पर सेकंड में जो m दिया है वो 15 kg दिया है, और लगा समय 1 सेकंड दिया है, तो अपन कह सकते हैं कि 15 kg पर सेकंड है। g का मान आप कह सकते हो यहाँ पे 10 रख सकते हो, h का मान आप कह सकते हो यहाँ पे 60 रख सकते हो। ये आपका पूरा का पूरा एनर्जी का कन्वर्जन होता तब होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 10% की तो हानि हो गई, तो अपन कह सकते हैं काम का कितना होगा फिर, तो काम का तो आपका 90 होगा। तो 90% निकालने के लिए 90 और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो अपन कह सकते हैं ये 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई इसको करोगे तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से देखो 15 × 6 90 होंगे, और इधर भी आपके क्या है 90 हैं, तो 90 × 90 आपका होगा देखें 8100 हो जाएगा। तो 8100 वोल्ट आया, लेकिन इसने किलो वोल्ट में दिया है, तो किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो 8.1 × 10⁻3 वोल्ट लिख सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो 8.1 किलो वोल्ट। तो 8.1 किलो वोल्ट इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 में अपने को क्या दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन अपन क्लास नोट्स में करते रहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 जैसे अपने को दे रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है कि सबसे पहले वो जान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है। तो कह रहा है कि समान साइज की 27 बूंदें जिनमें प्रत्येक का यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट था 220 वोल्ट पर आवेशित होती है, वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद के विभव की गणना कीजिए। तो ऐसा एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखाया जाता है कि वी अपन कहें कि बड़ी बूंद वी बड़ी बूंद इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं कि बूंद जैसे n हो तो n का घात अपन कह सकते हैं 2/3 होता है, और यहाँ पे v कह सकते हैं अपन छोटी बूंद, ये अपन डेराइव करते हैं कि v बड़ी बूंद क्या होता है n का घात 2/3 v छोटी बूंद। तो n कितनी बूंदें हैं तो आप कह सकते हैं 27 बूंदें हैं, तो 27 की घात 2/3, और v छोटी बूंद का जो
विभव है वो 220 है, और 27 को तुम लिख सकते हो 3 का घात 2, सॉरी 3 का घात 3 लिख सकते हो। 3 का घात 3 लिखोगे, ऊपर आपका 2 का घात 2/3 है और यहाँ पे 220 है, तो आप कह सकते हो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 का घात 2 इंटू 220 यानी अपन कह सकते हैं कि 9 इंटू 220 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1980 वोल्ट इसका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने कंप्लीट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु उपस्थित है। यानी आपका कोई बिंदु ये उपस्थित है, आप कह सकते हैं फोकस दूरी का डबल पे ये कोई बिंदु है, तो आप कह सकते हैं कि जो डायग्राम जो आपका रे डायग्राम बनेगा, तो आप 2f का अपन जानते हैं कि इसके केस में 2f पे ही बनता है। चलो अपन एक बार प्रूव भी कर लेते हैं फॉर्मूला से। तो अपन जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f आपका लेंस उत्तर होता है। इसकी सहायता से अपन फाइंड भी कर सकते हैं। तो 1/v माइनस अपन कहेंगे ये वाला, इस केस में जिस डायरेक्शन में रे जाती है उसको पॉजिटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव है, तो आप कहोगे 1/v में आप क्या रखोगे, माइनस का 60 रखोगे, और बराबर आप लिख सकते हो 1/ उत्तल लेंस है, तो इस केस में पॉजिटिव होगा। और जब आप इस v को सोल्व करने जाएंगे तो v का मान इस केस में आपका आएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने पहले भी देख लिया कि 2f पे कोई भी वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पे बनता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका पहला जो प्रतिबिंब होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो ऐसे जाने के बाद आप कहोगे कि ये 60 पे है, तो दूसरा ये तरफ जो डायग्राम बनेगा वो 60 पे ही बनेगा इस तरीके से। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखिए ये वाला आपका जो प्रतिबिंब है ऐसे बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये वाला 20 हो गया। तो इसके लिए अपन देखें कि ये वाला जो यहाँ पे बिंब बना है वो इस दर्पण यानी समतल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब का काम करेगा। तो अपन ये कह सकते हैं 20 है, तो समतल दर्पण पे यहाँ पे इसका ये बन जाएगा। तो अपन कह सकते हैं ये पहली आपकी प्रतिबिंब है, ये आपका दूसरा प्रतिबिंब है। ये दूसरा प्रतिबिंब इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अपन देखेंगे कि दोबारा से लेंस फॉर्मूला अपन अप्लाई करके देखें कि भाई इससे देखो इस वाले का तो यहाँ पे बन गया और फिर दर्पण ने भी बना दिया यहाँ पे, तो अब देखो फाइनल कहाँ पे बनेगा। तो अपन कह सकते हैं फाइनल एक बार फॉर्मूला और लगाते हैं, तो 1/v इक्वल्स टू कह सकते हैं 1/u माइनस ये एक बार फॉर्मूला थोड़ा सा अपन सही लिखते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए 1/v तो कैलकुलेट करना है, माइनस का फॉर्मूला अपन कह सकते हैं कि इस बार इस वाले से जो रे जाएंगी वो ऐसे जाएंगी, तो अपन इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव का लिखेंगे, तो 1/ माइनस का 20 इक्वल्स टू 1/ प्लस का 30, क्योंकि उत्तल लेंस है। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/b, तो यहाँ पे आगे चल के प्लस में चला जाएगा, और यहाँ पे अपन थोड़ा सा सही से इसको लिखें तो आगे चल के ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया, तो -1/20 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करो तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60, और यहाँ पे -3 यहाँ पे प्लस का 2, तो आप कह सकते हो -1/60। तो v बराबर यहाँ पे -60 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर आया। तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये जो प्रतिबिंब बना है ना फाइनल, वो क्या है कि देखिए इधर वाली डायरेक्शन सेकंड केस में पॉजिटिव थी, तो इसका उल्टा बना है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 60 सेंटीमीटर, तो ये 40 है भाई, तो ये 20 है, तो अपन कह सकते हैं फाइनल भी यहाँ पे बन गया है, यानी I3। तो अपन कह सकते हैं कि I3 फाइनल कहाँ पे बना है, तो I3 अपन कह सकते हैं कि इस लेंस से 60 सेंटीमीटर है, तो लेंस से 60 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन, यहाँ पे लेंस से 60 है तो ये 2 ऑप्शन चले गए, तो ये तो गलत हो गए। अब बोला है कि समतल दर्पण से अपन कह सकते हैं 20 वाला सही होगा, तो ये 30 वाला गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो ठीक था, इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, तो अपने को कैलकुलेशन करने में इसमें टाइम लगा, और बट इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, क्योंकि सेक्शन जो ए था उसके कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, बट सेक्शन बी में आपको क्या थे कि जो टोटल क्वेश्चन दिए थे 15, उसमें से आपको अटैम्प्ट 10 ही करने थे। तो इसमें से वो क्वेश्चन आपको छोड़ने थे जो आपको हार्ड लगे या उसमें ऐसा लगे कि वो लेंथ ही जा रहा है, तो वो वहाँ पे आप स्किप करना पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था कि आपको पहले वो देखना पड़ रहा था कि किसको करना है किसको छोड़ना है, तो इस वजह से थोड़े से क्वेश्चन आपके 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम इसमें आपको कम मिलता है। लेकिन ऐसा एग्जाम का पैटर्न है तो अपने को वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 38 को ध्यान से देखें। तो 38 में बोला है कि एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण पृथ्वी की सतह से समान वेग v बराबर kve और k का मान
1 से कम है, तो k का मान 1 से कम है तो अपन कह सकते हैं कि जो v आएगा वो उसका मान ve से कम आएगा। तो आप कह सकते हैं जिससे आपने फेंका है वो पलायन वेग से कम है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि k का मान 1 से कम होगा तो उस केस में जो फाइनल v है उसका मान ve से तो कम होगा। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि v और ve में ve ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका मीनिंग यही था। इससे प्रक्षेपित किया तो कण के द्वारा सतह से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो सिंपल सा बात है, आप यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण आराम से लगा सकते हैं। काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक प्लस स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक और इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा फाइनल और स्थितिज ऊर्जा फाइनल। इस तरीके से अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला लग गया। चलिए इसमें अपन कैलकुलेशन करते हैं। काइनेटिक इनिशियल की बात अपन करें तो लिख सकते हैं काइनेटिक इनिशियल अपन कह सकते हैं कि 1/2 m, और अपन स्पीड की बात करें तो अपन कह सकते हैं k ve का होल स्क्वायर। अपन कहेंगे पृथ्वी की सतह पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी सब जानते हैं G कैपिटल M इंटू m बाय अपन कह सकते हैं कैपिटल आर सतह पे, तो यही होगा। काइनेटिक फाइनल अपन कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पे काइनेटिक 0 हो जाएगा, और अपन कह सकते हैं वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से r प्लस h ऊंचाई पे चला गया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि इसको सोल्व करना है तो आप कह सकते हो m से m सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए इसके बाद अपन कह सकते हैं कि जो ve है उसका मान यहाँ पे अपन रखना चाहेंगे। तो ve का फॉर्मूला तो सभी जानते ही होंगे कि 2gm बाय इसका वैल्यू 2gm/r होगा। ये दोबारा से फॉर्मूला पूछ ही लिया क्योंकि इसी पेपर में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो एक बार इसमें दोबारा रिपीट हो गया। चलिए कोई नहीं, अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो k का होल स्क्वायर, यहाँ पे अपन को क्या करना है ve का होल स्क्वायर। तो ve का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2gm/r। अब इधर वाला डेटा क्या चल रहा था, इधर वाला डेटा में आप कह सकते हैं कि इधर जाके वो gm/r पॉजिटिव हो गया, लेकिन वो इधर वाला तो gm/r प्लस h नेगेटिव था। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं तो अपन कहेंगे यहाँ पे अपन एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो आप कह सकते हैं कि r इंटू आर प्लस एच एलसीएम आया, और यहाँ पे आप कह सकते हो gm कॉमन ले लो। gm कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका आएगा r प्लस एच, और यहाँ पे माइनस का क्या लिखोगे आप r लिखोगे। तो आप कह सकते हो यहाँ से r से r कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इस साइड की जो टर्म्स हैं वो है 1/2 ka² 2gm/r। अब इसमें देखें ध्यान से तो बड़ा आसान हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। चलिए gm से gm कैंसिल आउट हो गया, एक r से एक r ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपन कह सकते हैं इधर केवल और केवल k² बचा, उस साइड अपन कहें तो h अपॉन r प्लस h बचा। लेकिन अपने को तो h फाइंड करना है तो अपन लिख सकते हैं 1/k², उल्टा कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं r प्लस h बटा h, और इसको डिवाइड करें तो अपन कह सकते हैं कि 1/k² इक्वल्स टू r/h और प्लस 1। लेकिन इसको थोड़ा सा अपन और सॉल्व करने जाएंगे तो आप लिख सकते हो कि r/h इक्वल्स टू 1/k² माइनस 1, और अपन कह सकते हैं इसको सॉल्व करें और h/r उल्टा भी कर दें तो आप देखो इसको उल्टा करोगे तो इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे फिर उल्टा करोगे तो आप कह सकते हो k² ऊपर चला जाएगा, 1 - k² नीचे आ जाएगा। तो h बराबर यहाँ से आंसर आ रहा है k², 1 - k² और इंटू आप कह सकते हो r। तो ये आपकी ऊंचाई आ गई। तो ऐसा ऑप्शन अपन 38 नंबर में देखने जाएं तो वो कह सकते हैं k इंटू आर का स्क्वायर 1 - k², तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको राइट आंसर मिल जाएगा। इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन था बट कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, लॉरेंज फार्मूला आपको दे ही दिया। उसके बाद कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से, यानी उसमें आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट आ रहे हैं, और क्यू का वैल्यू आपको दे रखा है, वी का वैल्यू भी आपको दे रखा है, एफ का वैल्यू भी आपको दे रखा है। तो आपको पूछा है कि बी का संपूर्ण व्यंजक क्या होगा। अपन ऐसा वेक्टर में जानते हैं कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू अपन पढ़ते हैं क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर।
अपन ये एक सिंपल सा रूल जानते हैं कि जो एफ वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर के, और आप कह सकते हैं कि एफ वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। चलिए अपने को एफ का मान यहाँ पे गिवन था, अपने को फाइंड करना था बी वेक्टर का, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एफ और बी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो तुम कह सकते हो कि एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 जाएगा, यानी एफ और बी का डॉट करोगे तो आंसर 0 आएगा। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि एफ ये रहा और बी, आपके 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को बारी बारी चेक करिए कि किस में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है और वही आपका सही आंसर होगा। चलो पहले वो अपन चेक करने की कोशिश करते हैं। तो डॉट बड़ा सिंपल होता है, आई को आई से कर दो, जे को जे से कर दो और के को के से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 6 आप कह सकते हैं इस केस में 24 होगा, और -20 इंटू प्लस का 6 बोलें तो अपन कह सकते हैं माइनस का 120 होगा, और यहाँ पे कह सकते हैं 12 इंटू 8 अपन कह सकते हैं इस केस में अपन कह सकते हैं 96 होगा। तो ये अपन कह सकते हैं कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन इसी तरीके से चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसको इसके साथ, तो अपन कह सकते हैं कि 4 इंटू 8 माइनस के 32 हो जाएंगे, और इधर की तरफ आप कह सकते हो 20 इंटू 8 अपन कह सकते हैं 160 हो जाएंगे, और ये प्लस के होंगे ना। और इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि 12 इंटू अपन कह सकते हैं कि 12 इंटू 6 अपन 72 बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका भी जब ऐड करोगे तो इसका भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए तीसरा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो 4 इंटू 6 आप कह सकते हैं माइनस का 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कह सकते हैं कि -20 और -6 प्लस के 120 हो जाएंगे, और यहाँ पे कह सकते हैं 12 इंटू माइनस का 8 तो माइनस के 12 8 96 96 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखो 12 इंटू 8, 12 5 8, 12 6 72 और 12 7 7 84 और 12 8 96, इस तरीके से 96 आपका हो जाएगा भाई, सही है। अब इसको ऐड ऑन कर दो कि भाई ये कितना हो रहा है, तो सिंपल सी बात है देख लो इसमें, तो 96 इंटू आप कह सकते हो 24 कितना होगा, सिंपल सी बात है माइनस का 120 और ये प्लस का 120, तो ये आंसर 0 दे रहा है। ध्यान से देख सकते हो इन दोनों का सम 120 होगा, ये 120 प्लस का और 120 माइनस का, तो आंसर आपका 0 हो गया। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं ये ऑप्शन सही होगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसी तरीके से आप फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे जिसमें 0 नहीं होगा तो ये अपना आंसर नहीं होगा। तो इसमें भी क्रॉस चेक करना है। वेक्टर के 2 क्वेश्चन थे, इससे पहले भी अपन ने एक क्वेश्चन किया था विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, तो वो भी अपन ने इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि ऑप्शन से आसानी से हो जाते हैं। आप बी वेक्टर भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसमें जो प्रोसेस आप यूज़ करेंगे वो काफ़ी लेंथी होगा और थोड़ा इससे ज़्यादा लेंथी जाएगा। तो अपन यही बेस्ट मेथड अपने को लगता है और ऐसे ही अपन क्वेश्चन कर जाते हैं। तो इस वजह से इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। तो R1 और R2 त्रिज्याओं के 2 चालकीय वृत्तीय लूप एक तल में समकेंद्रित है। यदि R1 तथा R2 के बीच में रिलेशन है वो ये है कि R1 बहुत ज़्यादा है और R2 कम है, तो इनके मध्य पारस्परिक प्रेरकत्व है। म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल M का मान समानुपाती बताना है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो R2 है ना वो काफ़ी बड़ा रेडियस है और जो R1 है वो छोटा सा है, सॉरी R2 है वो छोटा सा है। तो ये R2 है और ये बड़ा रेडियस R1 है। अपन कह सकते हैं कि इसमें अपन मान लेते हैं कि इसमें जो धारा हो रही है फ्लो वो I है। तो धारा I फ्लो हो रही है, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें से अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि भाई धारा किस में बह रही है, दूसरे वाले तार में R1 वाले में। तो अपन कह सकते हैं कि उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा म्यू इंटू आई अपन ने एज्यूम किया है और 2 इंटू R1। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अब अपने को फाइंड करना है कि M का वैल्यू। तो अपन पहले ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं कि जो आंतरिक जो आपका लूप है, तो आंतरिक कुंडली या लूप से अपन कहें कि कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आंतरिक कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स अपन बात करते हैं कि आंतरिक कुंडली से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो वो आपका फाई होगा। और फाई का मान जो होता है ना वो बी इंटू एरिया होता है। बी तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र है जिसका वैल्यू अपन ने फाइंड किया था 2R1। लेकिन एरिया अपन कह सकते हैं किससे निकाल रहे हैं, तो छोटे वाले से, तो इसी का एरिया लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई इंटू R2 का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि फाई समानुपाती जो आ रहा है ना, देखिए म्यू नॉट आई और पाई तो ये कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है, तो फाई समानुपाती R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 आ रहा है। और अपन जानते हैं कि जो फाई इक्वल्स टू होता है वो M इंटू आई होता है।
फाई इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू आई होता है। तो एम अपन कह सकते हैं यहाँ से, देखिए आई का डिपेंडेंसी इसमें पूछा ही नहीं है, तो अपन कह सकते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई होगा। तो फाई जिसके प्रोपोर्शनल है वही तो एम होगा, तो अपन कह सकते हैं इसमें तो R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 आएगा। तो इस वजह से इस केस में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखें क्या बोला है। दिए गए परिपथ में निवेशी डिजिटल सिग्नल 0 A B तथा C पर दिए जाते हैं, तब आपको बताना है कि Y पर निर्गत सिग्नल का मान क्या होगा। सबसे पहले कह सकते हैं अपन, यहाँ पे ये 0 दिया गया, यहाँ पे 0 दिया गया, यहाँ पे 1 दिया गया, और इसी तरीके से जो दूसरा सिग्नल दिया गया वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तीसरा अपन बात करें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 0 है। चलिए इनके अनुसार अपन इस परिपथ में इनके जो निर्गत सिग्नल हैं उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हो यहाँ पे 0 है, 0 है और ये 1 है। मैंने ये पहला सिग्नल लिया है, तो हम कह सकते हो 0 0 जाएगा, तो ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो यहाँ पे कह सकते हो 0 आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे कह सकते हो 0 और 1 से एंड में 0 होगा, लेकिन ये नैंड गेट है, तो फिर क्या होगा, इसका आउटपुट 1 होगा, और 0 और 1 और गेट में जाएंगे तो आंसर 1 आएगा। तो अपन कह सकते हैं 1 आंसर आएगा। तो इस वाले में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप कह सकते हो देखो इसमें जो ये है इसमें सभी 1 हैं, इसमें 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। इसमें 1 है, इसमें 1 है, ये तो अभी दोनों ऑप्शन ये रेस में। चलिए सेकंड रिजल्ट अपन फाइंड कर लेते हैं कि सेकंड रिजल्ट में क्या आंसर आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं सेकंड, इसको 1 दिया, इसको 0 दिया, इसको 1 दिया, तो आप कह सकते हैं 0 और 1 के रिगार्डिंग दोबारा से इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 0 और 1 से अपन कह सकते हैं एंड में 0 होगा, बट नैंड है तो इसमें क्या होगा 0, और उसका उल्टा कर देंगे तो अपन कह सकते हैं इसमें वापस से 1 हो गया, तो 0 और 1 मिलके वापस 1 आ गया। इसी तरीके से अपन थर्ड की बात कर लेते हैं कि थर्ड में क्या होगा। तो उसके रिगार्डिंग देखिए क्या बोला है कि इस केस में जो दिए गए सिग्नल हैं वो 0 है, 1 है और 0 है, तो वापस से 0 और 1 के लिए यहाँ पे आप कह सकते हो कितना आएगा, वो 0 ही आएगा। यहाँ पे अपन कह सकते हैं 1 और 0, एंड ने 0 कर दिया, बट आगे नैंड है तो अपन कह सकते हैं नोट गेट है उसके आगे, तो अपन कह सकते हैं कि 0 का 1 बना देगा, तो ये 0 का 1 बना देगा, तो इसे 1 होगा, और फिर 0 और 1 मिलके आंसर 1 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें जो निर्गत सिग्नल आपको मिल रहा है वो 1 1 1 मिल रहे हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि इसके केस में अपन कह सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इस वजह से ऑप्शन सही नहीं है। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है बोल देखें, कैपिटल एम द्रव्यमान तथा कैपिटल आर त्रिज्या के एक वृत्तीय छल्ले से 90 डिग्री के सेक्टर के संगत एक चाप को हटा लिया जाता है। तो बचे हुए छल्ले के भाग का जड़त्व आघूर्ण आपके छल्ले के केंद्र से गुजरने वाली और छल्ले के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष यदि एम आर स्क्वायर का के गुणा हो तो वो के आपको बता देना है। तो देखिए छल्ला अपन कह सकते हैं वलय या रिंग होगा, तो इसमें अपन कह सकते हैं इसका मास एम हो, त्रिज्या आर हो, तो इस वाले एक्सिस के सापेक्ष जो इसके केंद्र से जा रही हो और तल के लंबवत हो, तो इसका आंसर आई बराबर क्या होता है, एम, और पूरा का पूरा मास आर दूरी पे होता है, तो एम आर स्क्वायर होता है। अब क्या करते हैं कि इसमें से अपन क्या करते हैं कि हटा लेते हैं, कितना हटाते हैं 90 डिग्री, तो अपन कह सकते हैं कि जो बचेगा वो अपन कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा सर्कल इसमें बच जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये बच गया। तो इस केस में अपन कह सकते हैं देखो कि ये एम मास हो, तो इस एम मास का अपन कह सकते हैं 1/4 भाग हटाया है, तो 3/4 भाग तो अब भी बच गया है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो 3/4 एम होगा। द्रव्यमान कितना होगा, 3/4 एम होगा। तो आप कह सकते हो इसका जड़त्व आघूर्ण सेकंड केस में क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण सिंपल सी बात है कि पूरा का पूरा द्रव्यमान यानी 3/4 एम कितनी दूरी पर रखा हुआ है, आर स्क्वायर पे, तो आप कह सकते हैं एम आर स्क्वायर का 3/4 गुणा होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्या दिया है देखें, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि दिए गए परिपथ के अनुसार R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों वाले 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं। परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में धाराएं I3 अनुपात I2 यानी I3/I1 का मान आपको बताना है। सिंपल सा बात है, I3 धारा अपन निकाल लेते हैं कि I3 इसमें धारा है, तो ये समांतर होते हैं, तो अपन कह सकते हैं इसमें धारा अपन ज्ञात करने जाएंगे तो प्रतिरोध दूसरे वाले का लिखेंगे तो R2 लिखेंगे, अपॉन इन दोनों का कुल का प्रतिरोध अपन जानते हैं कि R2 + R3 होगा,
और इसमें आने वाली कुल धारा अपन कह सकते हैं आई होगा, तो ये अपन डायरेक्ट लिखना जानते हैं कि भाई इसमें धारा आपको निकालनी है, तो इसका प्रतिरोध ऊपर अपन कुल प्रतिरोध और आने वाली कुल धारा से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि I3 बटा I1 हो गया, और इसका जो आंसर आया वो R2 अपॉन R2 प्लस R3 है। तो ऐसा ऑप्शन कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने को ऑप्शन नंबर 3 देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं क्या बोला है। एक कार विरामावस्था से प्रारंभ करती है और इसका जो एक्सीलरेशन है ना वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। t बराबर 4 सेकंड पर कार में बैठे व्यक्ति के द्वारा ये गेंद खिड़की के बाहर गिराई जाती है। तो आपको बताना है कि 6 सेकंड पर गेंद का वेग और एक्सीलरेशन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखो विरामावस्था से प्रारंभ की है कार, u बराबर 0 होगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो बॉल को गिराता है वो 4 सेकंड पे गिराता है, तो अपन कह सकते हैं गिराएगा। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि किसी भी गतिशील निकाय से जब किसी वस्तु या कण को छोड़ा जाता है तो उस वस्तु या कण का वेग उतना ही होता है जितना वो गतिशील निकाय से छोड़ा गया। तो मैं कह सकता हूँ जब कार से इस बॉल को छोड़ा जाएगा तो क्षैतिज दिशा में इसका वेग 4 सेकंड पे जितना वेग कार का होगा उतना ही होगा। तो अपन देख लेते हैं कि 4 सेकंड पर t बराबर 4 सेकंड पर कार का वेग अपन कह सकते हैं ये क्षैतिज दिशा में गतिशील है, तो इसमें कार का जो वेग आएगा वो x दिशा में आएगा। तो vx बराबर हम लिख सकते हैं ux a इंटू टी, और तुम कह सकते हो यहाँ पे vx का मान कितना है, vx का मान फाइंड करें। ux का मान अपन कह सकते हैं कि प्रारंभ में 0 से चला है तो 0, a आप कह सकते हो त्वरण 5 है और t का समय 4 है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो अपन कह सकते हैं ये जो बॉल इसने छोड़ी है ना उसको क्षैतिज दिशा में कितना मिल जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब छोड़ने के बाद ये किसके प्रभाव में होगी, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होगी। तो इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण पूरा का पूरा नीचे की ओर होगा। तो अपन कह सकते हैं क्षैतिज दिशा में जो वेग है वो नियत रहेगा, और अपन कह सकते हैं कि इधर वाला vy दिशा में अपन इक्वेशन लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं कि t टाइम के बाद vy दिशा में वेग कितना होगा, क्योंकि x दिशा वाला तो नियत है। vy इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं uy प्लस ay इंटू टी। vy का मान अपने को फाइंड करना है, तो uy का मान अपन कह सकते हैं प्रारंभिक 0 है। ay का मान कहें कि अपन कहें y दिशा में कितना त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर है। और टाइम अपन कह सकते हैं कि ये जो इसको गिरते हुए जो टाइम हो जाता है वो t बराबर 4 से 6 में अपन कह सकते हैं 2 सेकंड होगा, तो इसको भी 20 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से x कंपोनेंट भी 20 है, y कंपोनेंट भी 20 है। तो इस केस में कह सकते हैं जो कुल वेग होगा वो 20 आई कैप प्लस माइनस का 20 जे कैप होगा, 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। लेकिन अपने को तो इसका परिमाण पूछा है, यानी मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो सिंपल है, अपन कह सकते हैं कि √20 का होल स्क्वायर प्लस √20 का होल स्क्वायर, तो v बराबर 20√2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 20√2 आंसर अपने को 2 में दिया है, एक इसमें दिया है और एक इसमें दिया है। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में गिराने के बाद त्वरण उतना ही होगा जिस क्षेत्र के या जिस गुरुत्वीय क्षेत्र के ये प्रभाव में आएगी, तो वो उसका मान 10 होगा, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इस वजह से इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। तो 45 में बोला है कि एक अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफ़र है जो 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती पूर्ति से जुड़ा हुआ है, 11 वोल्ट और 44 वाट लैंप पर कार्य करता है, यानी इसका ये आउटपुट वाला डेटा आपको दिया गया है। तो ट्रांसफ़र में शक्ति हानि को नगण्य मानते हुए प्रारंभिक परिपथ में धारा क्या होगी आपको बताना है। तो अपन जानते हैं कि जितनी निवेशी शक्ति होती है उतनी तो निर्गत शक्ति होती है। ये अपन जानते हैं कि निवेशी शक्ति यानी इनपुट पावर बराबर क्या होता है, निर्गत शक्ति यानी आउटपुट पावर। ये अपन जानते हैं कि ये रूल होता है इस ट्रांसफ़र में। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो आपकी होगी वो इनपुट पावर होगी, यहाँ पे जो होगी वो आउटपुट पावर होगी। तो इस केस में कह सकते हैं कि आउटपुट पावर तो दे रखी है 44, और इनपुट पावर के केस में अपन लिख सकते हैं V इनपुट और I इनपुट। I इनपुट तो आपको कैलकुलेट करनी है, V इनपुट आपको दिया गया है 220, और ये I आप फाइंड कर सकते हो इनपुट, और ये 44। तो जब इसको सोल्व करोगे तो तुम कह सकते हो कि I इनपुट या I1 अपन बोलें तो कह सकते हैं कि 44/220 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 10 से हो गया, तो आपका आंसर आ गया 0.2 एम्पियर। तो इसका मान होगा 0.2 एम्पियर। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी आपका निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति पे आधारित क्वेश्चन था और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन था।
हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। 46 में बोला है कि 0.15 किग्रा की कोई बॉल है जो 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है और ज़मीन से टकराकर समान ऊंचाई तक उछलती है। इसका मीनिंग हुआ कि जिस चाल से टकराएगी उसी चाल से ये ऊपर उड़ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि टकराने वाला चाल और टकराने के बाद जो चाल है वो सेम है और गेंद पर लगाए गए आवेग का परिमाण आपको बताना है। तो आवेग क्या होता है, तो आवेग आई बराबर आप कहते हो डेल्टा पी, यानी आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है और इसको कह सकते हैं एम डेल्टा वी होगा। यदि डेल्टा वी का आंसर आ जाए तो इसका आंसर आ सकता है। अपन कहीं डायग्राम बनाए तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे ये टकराएगी, कितने से टकराएगी, तो अपन कह सकते हैं किसी बॉल को एच ऊंचाई से जब गिराया जाता है यानी यू बराबर 0 उसको दिया जाएगा तो बराबर अपन कह सकते हैं जब टकराते टाइम तो वेग होगा वो वी बराबर √2gh होगा। ये अब कह रहा है कि टकराने के बाद उसी चाल से ये ऊपर चली जाएगी तो अपन कह सकते हैं कि वो चाल भी कितनी होगी, √2gh होगी। तो अपन कह सकते हैं भाई टकराने वाला वेग v हो तो उठने वाला वेग भी v हो, तो आप कह सकते हो डेल्टा वी फाइंड करेंगे। तो डेल्टा वी वैक्टर इक्वल से लिख सकते हैं वी फाइनल वैक्टर माइनस वी इनिशियल वैक्टर, और इस केस में अपन कह सकते हैं वी फाइनल वैक्टर की फॉर्म में अपन लिखना चाहें तो तुम कह सकती हो ये तो वी जे कैप हो गया माइनस का साइन, और ये अपन कह सकते हैं माइनस का वी जे कैप, और यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो 2v जे कैप हो जाएगा। 2v जे कैप में परिमाण की बात करें तो 2v होगा, अपन कह सकते हैं m का m हो गया और यहाँ पे 2v हो गया। तो m का मान बाद में रखेंगे, पहले अपन कह सकते हैं कि 2 का 2 v की जगह अपन कह सकते हैं कि √2gh होगा। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं m का मान अपन 0.15 को 15/100 लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं। √2g का वैल्यू 10 है, h का वैल्यू अपन कह सकते हैं यहाँ पे कितना है 10 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे क्या आएगा देखो, तुम इसको कह सकते हो देखो इस केस में अपन इससे बाहर निकालें तो क्या आएगा देखें एक बार, अपन कह सकते हैं 15/100 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे जब इसको सोल्व करते हैं तो 10√2 होगा। अब इसको सोल्व करो तो आप कह सकते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 3 बचा है और ये 3 और ये 2 और यहाँ पे 2√2 अपन कह सकते हैं बच गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 3√2। 3 और √2 का वैल्यू होता है 1.4, तो इसका वैल्यू अपन कह सकते हैं 4.2 kg मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा, क्योंकि ये संवेग है तो kg मीटर पर सेकंड। तो आंसर नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। कुछ नहीं करना था, I इक्वल टू डेल्टा पी एम डेल्टा वी यूज़ करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं क्या बोला है। देखें क्वेश्चन नंबर 47 या 47 में बोला है कि एक श्रेणी LCR परिपथ में 5 हेनरी का प्रेरक लिया है, 80 माइक्रोफैराड का संधारित्र लिया है, 40 ओम का प्रतिरोधक लिया है, 230 वोल्ट के परिवर्तनीय आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की आधी शक्ति स्थानांतरित करने वाले स्रोत की कोणीय आवृत्ति क्या होगी। ये सिंपल सा है, अपन बात करें कि अनुनाद आवृत्ति का फॉर्मूला डायरेक्ट अपने को आता है कि अनुनाद आवृत्ति जो होती है वो होती है आपकी ओमेगा नोट, और इसका मान होता है 1/√LC। 1/√LC में L की बात करें तो आप कह सकते हो 5 है, और C की बात करें तो आप कह सकते हो कितना है 80 माइक्रोफैराड। तो 80 का 80 और माइक्रो को 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। अब तुम इसको सोल्व करते हो तो ओमेगा नोट बराबर तुम कह सकते हो 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो वो 10⁻³ बनेगा, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 5 × से 400 होगा जो कि 12 के 20 हो जाएगा। अपन कह सकते हैं ऊपर 1000 है और यहाँ पे नीचे 20 है, तो अपन कह सकते हैं इसका आंसर आएगा 50 रेडियन पर सेकंड। 50 रेडियन पर सेकंड आया, लेकिन ये तो आपकी अनुनाद आवृत्ति आई है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अर्ध शक्ति आवृत्ति। तो इसका अपन डायरेक्ट जानते हैं कि अर्ध शक्ति आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, उसका वैल्यू होता है कि ओमेगा नोट +-R/12 होता है। ओमेगा नोट +-R/12 होता है, तो आप कह सकते हो ओमेगा नोट का वैल्यू तो पहले ही अपने फाइंड कर लिया 50 है, +-R का मान अपन कह सकते हैं यहाँ पे 40 है और 2 का 2 है, L का मान आप कह सकते हो 5 है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 50 और + का 4, तो अपन कह सकते हैं कि जो ओमेगा आवृत्ति जो आएगी उसका जो उच्च मान है उसका वैल्यू तो कितना होगा 50 और 4 54 रेडियन पर सेकंड होगा, और जो ओमेगा निम्न मान होगा उसका वैल्यू आपका क्या होगा 50-4 यानी आप कह सकते हो 46 होगा, 46 रेडियन पर सेकंड। तो ऐसे ऑप्शन देख लो, पहले में 46 और बाद में 54, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में देखो क्या बोला है। एक 200 सेंटीमीटर लंबाई और 500 ग्राम द्रव्यमान की एक समान छड़ एक वेज
कि 40 सेंटीमीटर निशान पर संतुलित है, यानी यहाँ पे संतुलित है। एक 2 केजी द्रव्यमान छड़ से 20 सेंटीमीटर पर निलंबित किया जाता है, यानी ये वाला द्रव्यमान। दूसरा अज्ञात द्रव्यमान छड़ से 160 सेंटीमीटर निशान से निलंबित किया जाता है, तब आपको m का मान बताना है। ये जो 0 है 20 है, यहाँ से मापन किया जा रहा है इस वाले से। अपन इसमें कहेंगे बिंदु O के सापेक्ष कुल नेट बलागुण या कुल बलागुण का मान 0 कर देंगे, बट किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। देखें O के सापेक्ष, तो इसका फ़ायदा ये भी होगा कि अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा वो इसी से गुजर जाएगा, जिसकी वजह से इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल का बलागुण 0 हो जाएगा, तो इसको गणना करने की ज़रूरत नहीं है। तब अपन कह सकते हैं बलागुण किसका होगा, तो एक तो 2 kg का होगा। एक यहाँ पे कह सकते हैं बीचों बीच इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे बात करें तो बीचों बीच 200 का है, तो 100 सेंटीमीटर पे यहाँ पे होगा। और कितना फोर्स लगेगा, तो अपन कह सकते हैं 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को 1/2 यानी 1/2 kg लिख सकते हैं, और 1/2 इंटू जी, तो ये बल हो गया। तो अपन कह सकते हैं दूसरा जो बला गुण होगा वो सेंटर ऑफ मास की वजह से हो जाएगा, और तीसरा जो बला गुण होगा ना वो m की वजह से हो जाएगा, और इन सभी का जो सम आएगा यानी योग आएगा, सदिश योग, उसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो 2 kg की वजह से बला गुण की गणना अपन करते हैं, तो अपन कह सकते हैं 2 kg की वजह से बल लगेगा 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन का बल अपन कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर दूरी, क्योंकि बला गुण का फॉर्मूला होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर, तो F का मान तो आ गया 20 न्यूटन, आर परपेंडिकुलर ये रही इस बिंदु से अपन कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर पे है, तो 20 सेंटीमीटर अपन ने यहाँ पे लिख दिया। सेंटर ऑफ मास की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे जो लगने वाला बल है वो 1/2 जी है, अपन कह सकते हैं 5 न्यूटन है, तो अपन कह सकते हैं 5 न्यूटन है। दूरी कितनी है, तो अपन कह सकते हैं इस वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो 40 से 100 गए तो अपन कह सकते हैं 60 है। साइन अभी डिसाइड अपन बाद में कर लेते हैं, और ये अपन कह सकते हैं m, तो m की वजह से जो फोर्स होगा वो तो mg होगा, और इसकी जो लंबवत दूरी होगी वो से 40 से 160 गए तो अपन कह सकते हैं 120 अपन चले, और बराबर 0। अब देखिए साइन अपन फाइंड करते हैं, तो कह सकते हैं 2 kg का घुमाने का नेचर इस तरीके से, सेंटर ऑफ मास इस तरीके से घुमाएगा बिंदु O के सापेक्ष, और इसी तरीके से m भी बिंदु O के सापेक्ष ऐसे घुमाएगा, तो इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। तो ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लूँगा तो क्लॉकवाइज को माइनस लूँगा, तो इस तरीके से ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के केस में अपन कह सकते हैं कितना आएगा, ये 400 आएगा, 400 में से ये कह सकते हैं कि 60 × 5 300 होगा, तो ये बच गया आपका 100। तो 100 बराबर आप कह सकते हो कि m इंटू जी का वैल्यू 10 रख सकते हो, तो यहाँ पे कह सकते हो 1200 हो गया, और ये हो गया m इंटू 1200। अपन कह सकते हैं जो 0 से 2 0 कैंसिल आउट, m का मान 1/12, और kg में अपन ने डेटा रखे हैं तो m/12 kg आंसर आएगा। तो इस ऐसा ऑप्शन अपने को मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से 48 नंबर क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 नंबर में देखें क्या बोल रहा है कि एक कण कैपिटल R त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति करता है और एक चक्कर पूरा करने में कैपिटल T समय लेता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इस कण की चाल निकाल सकते हैं। तो चाल का फॉर्मूला तुम जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटा लगा समय। क्योंकि चाल समान है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे कह सकते हैं कण की चाल v आती है और दूरी कह सकते हैं परिधि 2πr के बराबर होगी, समय t होगा। ठीक है, उसके बाद यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल यही होगी, थीटा कोण पर फेंक दिया जाता है तो 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है, तो प्रक्षेपण कोण थीटा का मान क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि प्रक्षेपीय गति में अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है h बराबर u² sin स्क्वायर थीटा बटा 2g होगा। चलिए वैल्यू रखें, h का मान अपन कह सकते हैं 4r होगा। यहाँ पे u का होल स्क्वायर, देखिए u का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका u होगा, तो इसका होल स्क्वायर कर दो तो 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, पाई का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, r का होल स्क्वायर r स्क्वायर होगा बटा t स्क्वायर होगा। तो ये तो u स्क्वायर की जगह हो गया, और अपन यहाँ पे कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होगा और बटा 2g होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। अपन कह सकते हैं 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1r से 1r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी ठीक है। और अपन कह सकते हैं कि इसको अपन सोल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख लो, तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन इस तरफ रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड अपन भेजने की कोशिश करते हैं। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से जाएगा 2g इंटू टी का होल स्क्वायर, ये हो गया 2g t का होल स्क्वायर, और बटा में अपन कह सकते हैं कि पाई स्क्वायर और एक r यहाँ पे बच जाएगा। लेकिन अपने को चाहिए थीटा, तो अपन कह सकते हैं साइन थीटा तो क्या होगा, इस वाले पूरे का जो होगा वो रूट होगा, तो 1/2 लिख दिया। तो थीटा का मान आप कह सकते हो साइन इनवर्स और 2g t का होल स्क्वायर बटा
अपन कह सकते हैं पाई स्क्वायर इंटू आर, ये इसका आंसर होगा। तो थीटा बराबर कह सकते हैं साइन इनवर्स दिस। तो ऐसा ऑप्शन नंबर अपन कह सकते हैं कौन से में दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हो ऐसा ऑप्शन जब अपन मिलान करते हैं तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का पहला आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक 12A लंबाई और प्रतिरोध R का समान चालकीय तार ए भुजा के समबाहु त्रिभुज और ए भुजा के वर्ग के आकार के धारावाहिक कुंडली में मोड़ा जाता है, तो प्रत्येक कुंडली में चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं कि m बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू आई इंटू ए। एन यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो आपके फेरों की संख्या होगी वो होगी, तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले देखो कि टोटल लंबाई अपनी कितनी है 12A है, तो ए भुजा का समबाहु त्रिभुज ये बनाएगा, तो अपन कह सकते हैं इसमें तो एक फेरे के केस में ए और ए यानी 3A चाहिए, तो अपन कह सकते हैं 3A के ऐसे कैसे कितने लूप बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि लूप की संख्या इस केस में 4 होगी। ठीक है, यह आपको समझ में आता होगा। ठीक है, उसके बाद आई अपन धारा कह लेंगे, और इसका जो एरिया होगा, एरिया अपन जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4A², तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब अपन चलते हैं दूसरे केस में, ए भुजा के वर्गाकार लूप बनाना है, तो इस तरीके से ये वर्गाकार लूप होगा, तो इसमें ए और ए होगा, तो अपन कह सकते हैं 4A होगा। तो ये 4A हो गया, तो अपन कह सकते हैं कुल लंबाई 4A होगी, तो ऐसे लूप कितने बनेंगे, 3 लूप आपके बन जाएंगे। तो 3 लूप आपके बन जाएंगे, तो इस केस में n आपके पास आ गया, फेरों की संख्या आ गई, क्षेत्रफल अपन जानते हैं A² होगा। तो पहले केस में अपन कह सकते हैं कि m1 = फेरों की संख्या 4i और i का i आया, और क्षेत्रफल आपने बोला कि √3/4 इंटू ए का होल स्क्वायर आया, 4 ने 4 को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आया √3i इंटू A²। तो ऐसा ऑप्शन अपन कह सकते हैं कि केवल जैसे पहले केस के लिए समबाहु त्रिभुज के लिए √3i A² अपन यहाँ पे कह सकते हैं मैच कर रहा है। और अपन देख लेते हैं कि दूसरे का आंसर क्या आएगा, m2 अपन देखने जाएंगे, तो m2 अपन कह सकते हैं क्या है, m2 आपका होगा n कितना है, तो आप कह सकते हैं फेरों की संख्या इसमें 3 होगी। ठीक है, i होगा और क्षेत्रफल A² होगा, तो ये कह सकते हैं 3i², तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस तरीके से अपन ने नीट 2021 का फिजिक्स यानी भौतिकी का पेपर हल किया। तो इस तरीके से आप इसको मैच करवा सकते हो अपने आंसर की, या फिर अपन कह सकते हैं कि आने वाले सालों की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम के पैटर्न का आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। इस बार का 2021 का जो पैटर्न था उसमें 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको अटैम्प्ट केवल 45 करने थे, लेकिन उसमें भी सेक्शन 2 थे, यानी पहला अनुभाग जो था उसमें केवल 35 क्वेश्चन थे, और उसमें से 35 सभी अटैम्प्ट करने थे। दूसरा जो अनुभाग आपका था उसमें केवल 15 क्वेश्चन थे, उस 15 में से आप कोई से भी 10 अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इन पेपर में अपन ने लेवल देखें तो पहले 35 आसान थे, और दूसरे वाले जो 15 थे उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे लेंथी थे, लेकिन आपको ये देख लेना था कि वो 5 कौन से क्वेश्चन अपने को छोड़ने हैं, तो ये बड़ा आराम से अपन कर लेते। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया, अपन ने सॉल्व किया। चलिए, धन्यवाद।